तो हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनियरमित आपका स्वागत है। और आज देखेंगे हम यूनिट 3 वन शॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और इससे पहले मैंने आपको यूनिट 2 का वन शॉट दे दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पहले उसको देख लें। और यूनिट 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 यूनिट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे यूनिट 3 का वन शॉट, जिसमें हम प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन देखने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो बिना कोई समय को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और वीडियोस को लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई समय गवाए और देखते हैं कि यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक है। हालांकि आपको चैप्टर्स के बारे में पता ही होगा, इसमें प्लानिंग, रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये शॉर्ट वीडियो होगा बिकॉज इसमें कंटेंट भी कमी है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो अगर बात करें यूनिट 3 में, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या भाई, इसमें देखेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है। ठीक है, और उसको एनालाइज कैसे करते हैं। मतलब जैसे मैंने पिछले यूनिट 2 था, मैंने उसमें आपको काफ़ी सारे, मिनिमम आपके 5 कम से कम उसमें थे क्या मॉडल्स थे। तो मैंने 5 मॉडल्स आपको पढ़ाए थे। तो उसमें भी हमने आपको ये पढ़ाया था कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, गैदरिंग क्या होती है। तो उन्हीं चीज का एक सेपरेट ये चैप्टर है यूनिट 3, जिसमें आपको स्पेशली सीखोगे कि रिक्वायरमेंट गैदर कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें देखोगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा है इसमें SRS, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और गुड गुड SRS की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे। और देखिए SRS जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसकी बहुत 100% संभावना है, समझिए। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपका SRS जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद है इसमें मैट्रिक्स फॉर प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन। आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप कैसे उसको एस्टिमेट करोगे। हालांकि इसमें कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप पता करोगे कि आपका प्रोजेक्ट का साइज क्या है, कोड ऑफ लाइन क्या है, वो सारी चीजें। जैसे इसमें दे रखा है कि लाइन ऑफ कोड के माध्यम से आप पता कर सकते हो LOC, कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा कितने साइज का होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ फंक्शन पॉइंट देख सकते हो आप, उनको भी हम देखेंगे कि फंक्शन पॉइंट से आप कैसे एक प्रोजेक्ट का साइज पता करोगे, LOC से कैसे पता करोगे। और प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, जैसे इसमें दे रहा है कोकोमो टेक्निक्स। ठीक है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी हम देखने वाले हैं। बिकॉज जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें एक प्रोजेक्ट लीडर होता है, एक मैनेजर होता है। ठीक है, जैसे IT कंपनी में होते हैं। तो जो मैनेजर होता है प्रोजेक्ट का पूरे का, जो हैंडल करता है, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स इसमें मैक्सिमम देखिए SRS बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट का साइज निकालना ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ समय गवाए और एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे गैदरिंग क्या होती है, उसके बाद एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो बात करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब क्या होता है भाई, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इससे सीधा सीधा से निकलता है कि हमारी जितनी आवश्यकता है उन सबको इकट्ठा करना। तो कैसे लिखेंगे आप, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सीधा सीधा भाई कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है क्या होती है, प्रोसेस होती है किसकी, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। जहाँ पर क्या करते हैं, अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जितनी रिक्वायरमेंट्स के लिए जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, सबको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि हमारे सॉफ्टवेयर में जो बनने वाला है उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है वो सारी चीजें। अबाउट वाट कस्टमर, अभी कस्टमर क्या चाहता है उसकी हम सोचेंगे। ठीक है, अभी कस्टमर अगर कोई आता है सॉफ्टवेयर बनवाने तो उससे भी हम पूछेंगे भाई बताइए आपकी सॉफ्टवेयर को लेकर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आप चाहते हैं, तो वो भी सारी चीजें उससे कलेक्ट की जाएंगी। और उसके बाद एंड यूजर्स, एंड यूजर जो होते हैं जो इसको यूज करेंगे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या, जो जो रियल यूजर्स है, एंड यूजर्स उन्हें क्या कहते हैं, जो रियल यूजर्स। मान चलिए कोई सॉफ्टवेयर आपका, तो उसको कौन यूज करेगा। देखिए एक तो सॉफ्टवेयर होते हैं प्राइवेट होते हैं, मान चलिए आपने प्राइवेट सॉफ्टवेयर लिया, बनवाया, तो वो आप खुद यूज कर रहे हैं पर्सनल वर्क के लिए। तो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पब्लिकली रखते हो आप। जैसे अगर बात करें, जैसे इसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्या पब्लिक है, जैसे लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जो लोग यूज करते हैं उन्हें कहते हैं एंड यूजर्स। तो
एंड यूजर्स और कस्टमर दोनों की इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब उसकी दोनों की जो डेटा है वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं कि क्या क्या उनकी सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चाह रहे हैं उसमें, वो सारी चीज़ें गैदर करते हैं। क्लियर। जैसे हिंदी में देखना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को सॉफ्टवेयर के लिए एकत्रित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ग्राहक और उपयोगकर्ता की आवश्यकता नहीं दिखी जाएंगी तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर यूज कहाँ होगा भाई? यूज कौन करेगा? ग्राहक यूज करेंगे, उपयोगकर्ता यूज करेंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो सारी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हेल्प, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड बिजनेस में नीड। बिल्कुल भाई। अब देखिए, अब अगर कोई रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं आप, तो ये हेल्प करेगा किसमें? आपकी बिजनेस नीड में। मान चलिए कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है भाई, तो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो किसी ना किसी बिजनेस के लिए बनाया जा रहा है भाई। कोई सॉफ्टवेयर बनता है, मान चलिए किसी का मेडिकल है, किसी का ई कॉमर्स का बिजनेस है, किसी और चीज़ का बिजनेस है, तो जो बिजनेस होते हैं उन्हीं को हैंडल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो उसकी क्या है, उसकी नीड को समझने में सहायता करती है ये। ठीक है। उसके बाद यूजर एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने अभी आपसे बताया, कस्टमर और एंड यूजर्स होते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर को लेकर, वो भी सारी चीज़ें क्या करती हैं, समझी जाती हैं, तो इससे उनमें भी हेल्प मिलती है। और कस्टमर की आप क्या कंस्ट्रेंट है, मतलब कस्टमर की क्या आपकी ऐसी प्रतिबंध है, ऐसी सीमाएं हैं, वो ही हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इसका उद्देश्य, जैसे निम्न लिखा है, इसका उद्देश्य यह समझना है कि उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर से क्या चाहता है। यही क्या है, इसका मेन मोटिव होता है। चलिए बात करते हैं आगे। आई थिंक इतने 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इसमें डायग्राम में देखिए, इसमें ठीक है, देखिए जो गैदरिंग है, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया यहाँ पर। ठीक है। इसमें एक चीज और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाई इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग इंपोर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्यों जरूरी होती है भाई एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्यों जरूरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? अगर मान चलिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम इन रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है भाई? सबसे पहला होता है कि अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट नीड। भाई जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी सारी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट को क्या चाहिए, कस्टमर के क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ें, तो उसको समझने में करता है, हेल्प करता है ये। ठीक है। इससे क्या पता चलता है हमें, कल जो क्लाइंट हमारा उसकी नीड पता चलती है। दूसरा क्या है? स्कोप डेफिनेशन। बिल्कुल भाई, स्कोप डेफिनेशन। तो स्कोप मीन्स होता है कि आप देखिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो भाई उसका स्कोप होगा। अब मान चलिए आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, तो वो कब तक चलेगा, कब उसको अपडेट करना है, कब तक हमें उसको रखना है। मान चलिए ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सालों साल चलते हैं, भाई देखिए अपडेट करते रहेंगे तो चलते रहेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करोगे तो वो क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, मतलब लोग उनको यूज नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना, समय के साथ अपडेट होना भी जरूरी है। तो स्कोप देखा जाता है कि कब उसको अपडेट किया जाएगा, ठीक है, कब उसमें क्या क्या चीज़ें हैंडल की जाएंगी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्या, तीसरा क्या है भाई? अवॉइडिंग एम्बिग्यूटी। ठीक है। एम्बिग्यूटी मीन्स होता है जो अस्पष्टता होती है, मतलब जो एरर्स होती हैं जिन्हें हमें लगता है कि जिससे, देखिए एक सॉफ्टवेयर अगर मान चलिए एक ही इनपुट के लिए दो दो रिजल्ट देगा, मान चलिए, तो वहाँ पर रहता है कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है। जैसे मान चलिए कैलकुलेटर ले लें भाई, कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर ले लें। अगर आप कैलकुलेटर में 10+10 करते हो और एक बार आपका आता है 20, फिर करते हो 10+10, फिर आता है आपका 21, तो क्या आप यहाँ पर बता सकते हो कि आपका कैलकुलेटर सही है? तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है भाई। तो यहाँ से क्या होता है, उनको अवॉइड करने के लिए, मतलब हम अपना विजन सेट रखते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर को किस डायरेक्शन में लेना है। मान चलिए कोई भी इनपुट दे रहा है तो उसके लिए आउटपुट हमेशा सेम ही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेट कर लेते हैं, हमें ऐसे चीज़ें सेटअप करनी है। तो एम्बिग्यूटी मीन्स क्या होता है, अस्पष्टता। तो जो हम क्या करते हैं, जो अस्पष्टता होती है उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। चौथा क्या है भाई? बेसिक बेसिस फॉर प्लानिंग एंड एस्टिमेशन। अब देखिए जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, इसी में आपकी प्लानिंग भी होती है। प्लानिंग मीन्स आपकी सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं कि आपको कैसे कैसे बनाना है, आपको कितने लोग रहेंगे, क्या कॉस्ट रहेगा, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्स की जरूरत होगी, वो सारी चीज़ें प्लानिंग की जाती है। और एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर हम कितने दिन में बना सकते हैं, कितना खर्चा लगेगा, वो सारी चीज़ें इसमें अनुमानित की जाती हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट के समय जब देखिए रिक्वायरमेंट आती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी चीजें प्लानिंग होती है। पांचवा क्या है भाई? क्वालिटी इंश्योरेंस। बिल्कुल भाई, देखिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी क्वालिटी का भी पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर कितना
क्वालिटी का बनेगा। तो मान चलिए कस्टमर आता है आपके पास और आपसे कहता है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर बनाइए, और वो कहता है कि मेरा बजट सिर्फ 1 लाख रुपए का है। तो आप उसका 1 लाख रुपए बजट के हिसाब से क्या करोगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कस्टमर 1 लाख रुपए दे रहा है और आप उसको एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो। अब देखिए हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर अगर बनाएंगे तो भाई पैसा तो लगेगा ही, उसमें खर्चा तो लगेगा ही, इम्प्लॉयज भी काम करेंगे, एक्सपीरियंस इम्प्लॉय क्या करेंगे, वहाँ पर काम करेंगे। तो अगर हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके लिए फिर हाई पैसा भी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अब कस्टमर का जो बजट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी सेट करते हैं। अब देखिए 1 लाख रुपए में अगर कोई कहता है तो फिर सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से बनेगा। अगर वो कहता है 5 लाख रुपए खर्च करूंगा मैं, तो फिर आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी उसी हिसाब से रखोगे। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा। तो रिक्वायरमेंट, देखिए रिक्वायरमेंट के समय इसकी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। सिक्स क्या है भाई, कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन। बिल्कुल भाई, देखिए कम्युनिकेशन मीन्स हो गया कि आप देखिए अब जो क्लाइंट है आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी तो आप क्लाइंट से क्या करोगे, बातचीत करोगे, उसकी नीड समझोगे, कोलैबोरेट करोगे, इससे बातचीत करोगे, मतलब पूरा एग्रीमेंट। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद क्या, चेंज मैनेजमेंट। बिल्कुल भाई, चेंज मैनेजमेंट होता है कि मान चलिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चेंज की जरूरत पड़ती है तो आप चेंज भी करोगे, और जो कस्टमर है उसकी अकॉर्डिंग भी आप क्या करोगे, उसको मैनेज करोगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर आप कोई रिक्वायरमेंट सारी गैदर कर रहे हो तो आपको कस्टमर को पहले ही सेटिस्फाई कर देते हो। देखिए आपने ये चीज़ बता दिया, हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो सारी चीज़ें पहले सेटअप हो जाती हैं। तो इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी होता है कि भाई मैंने अपनी अपनी चीज़ें बता दी, मान चलिए कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी आपने ले ली, तो कस्टमर एक तरह से क्या होगा, संतुष्ट हो गया कि हाँ मैंने ये चीज़ बता दी है, अब ये बना देंगे आराम से। तो सेटिस्फैक्शन क्या होता है, इसमें मिल जाता है। उसके बाद क्या है, इफिशियंट डेवलपमेंट प्रोसेस। बिल्कुल भाई, अब जो डेवलपमेंट होगा वो इफिशियंट होगा। मतलब अब देखिए रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें अगर आपकी इंपोर्टेंट जितनी भी है रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें एक बार सेट हो जाएंगी तो आपका डेवलपमेंट जो प्रोसेस होगी इफिशियंट होगी, मतलब फास्ट बनेगी। क्योंकि डेवलप करते समय तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बनाने से पहले क्या कर लिया हमने, सारी चीज़ें सेटअप कर लिया। तो इसलिए क्या होता है, ये इंपोर्टेंट होता है। तो जो नो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाई इज रिक्वायरमेंट गैदर इंपोर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप लिख सकते हो अगर आता है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है हम समझ लिए, अब बात करें रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की अगर बात करें तो इज द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है भाई, ये एनालाइजिंग की प्रोसेस है। देखिए अभी तो हमने इकट्ठा किया, रिक्वायरमेंट सारी गैदर की इकट्ठी की, अब क्या कर रहे हैं, आप उनको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज मतलब होता है उसको विश्लेषित कर रहे हैं। उसमें से देखिए जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे थे तो उसमें जरूरी नहीं था कि हमने जो रिक्वायरमेंट सारी गैदर की है वो सारी की सारी इंपोर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपने रिक्वायरमेंट गैदर करते समय कुछ दो चार चीजें ऐसी भी ले ली हो तो आप सोचे करे चलो उसको बाद में हटा देंगे, अगर नीड पड़ी तो बाद में उसको यूज कर लेंगे। लेकिन जब एनालाइज करते हैं तो एनालाइज का मतलब होता है कि आप ऐसी प्रोसेस जो एनालाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड वैलिडेट कर रहे हैं गैदरिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, जो गैदरिंग रिक्वायरमेंट थी जो आपने इकट्ठा की थी, कहने का मतलब ये हो गया भाई कि सीधा सीधा स्कैन आप ये कह सकते हो कि जो आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी की थी उसमें से अब हम अच्छी अच्छी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि आपने रिक्वायरमेंट जितनी भी इकट्ठी की उसमें से अच्छी अच्छी चीजें छांट रहे हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट है जो जरूरी है उनको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गैदरिंग के समय भाई कुछ चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जो जरूरत नहीं पड़ती है उनकी। ठीक है, लेकिन एनालाइज के समय क्या करते हैं, हम विश्लेषित कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि अब हम वही चीज रखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, और सारी चीजें ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। अब देखिए मतलब जो भी मतलब डेटा था, इंफॉर्मेशन था जो आपने गैदर किया, उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे कैसे वो काम करेगा, वो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित की गई आवश्यकताओं का विश्लेषण, वर्गीकरण और सत्यापन किया जाता है। देखिए सत्यापन भी किया जाएगा, तो मान चलिए कोई ऐसा डेटा आपने कलेक्ट कर लिया जिसकी जरूरत नहीं है, या मान चलिए वो वैलिडेट नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना सॉफ्टवेयर में आप डेवलपमेंट में आपको वही चीज यूज करनी है जो जरूरी है और जो वैलिडेट है। वैलिडेट मीन्स जो सही है। ठीक है, गलत चीज यूज नहीं करनी है आपको। तो इससे क्या होता है, ताकि वे क्या बन सके भाई, क्लियर हो सके। अब देखिए आपने रिक्वायरमेंट गैदर की थी तो उस समय आपकी सारी चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन आप जब आपने एनालाइज किया, उन सबको देखा परखा, ठीक है, वैलिडेट किया, उनको ऑर्गेनाइज किया अच्छे से, कैसे कैसे काम करेंगे, तो वहां पर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब स्पष्ट हो जाएंगी, अब आपकी सारी चीजें वही रहेंगी, मतलब रिक्वायरमेंट सिर्फ आप वही वही रहेंगी जो आपकी जरूरत है, कंप्लीट हो जाएंगे भाई। बिल्कुल भाई, आप एक बार सेटअप कर दोगे कि हमें ये फाइनल, देखिए एक तरह से फाइनल कर देंगे कि ये सारी चीजें रहेंगी, बाकी सारी चीजें हटा दो। फिजिबिलिटी, बिल्कुल
और उसके बाद कंसिस्टेंसी थी। कंसिस्टेंसी बनती है अनुरूप, मतलब जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुरूप आपकी पूरा रहेगा। ठीक है, किसी में मतलब व्यवहारिक होनी चाहिए, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को पसंद भी आए। क्लियर भाई, इतना क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या क्या करते हैं वो देखिए। टास्क की बात करते हैं तो क्या क्या टास्क होते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या है भाई, स्पेसिफाई करते हैं, मॉडल करते हैं रिक्वायरमेंट। भाई स्पेसिफाई करेंगे और उनको मॉडल करेंगे, क्योंकि देखिए इसके बाद क्या होता है, आपका डिजाइनिंग फेस आता है। तो डिजाइनिंग फेस आने से पहले हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट को मॉडल्स कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सेटअप कर रहे हैं पूरा। ठीक है, दूसरा क्या, वेरीफाई कर रहे हैं भाई, जितनी भाई रिक्वायरमेंट है भाई जो हमने गैदर कर लिया था उनको वेरीफाई कर रहे हैं कौन कौन सी सही है कौन कौन सी गलत है। ठीक है, तो गलत को नहीं लेना है। उसके बाद तीसरा उसको वैलिडेट भी करते हैं, सत्यापित भी करते हैं, मतलब चेक करके देखते हैं कि ये चीज में काम करेगी या नहीं करेगी, ये चीज में काम करेगी नहीं करेगी। तो वो सारी चीज हम क्या करते हैं, वैलिडेट भी करते हैं, सत्यापित भी करते हैं। चौथा क्या भाई, डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चर। बिल्कुल भाई, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है उनका आर्किटेक्चर भी डिफाइन करते हैं कि अगर जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो ये कैसे काम करेंगे और इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाएगा। उसके बाद पांचवा क्या है भाई, डिफाइन करते हैं डिजाइन ऑप्शंस। ठीक है, अब देखिए डिजाइन ऑप्शंस यहीं पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगला फेज क्या है, डिजाइन का है। तो डिजाइन कैसे बनाएंगे वो उसकी रिक्वायरमेंट के डिपेंड करता है। भाई डिजाइनिंग जो होगी आपकी सॉफ्टवेयर की वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी। तो रिक्वायरमेंट के समय, एनालाइज के समय हम ये ऑप्शन तैयार करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कितनी तरह की हमारी डिजाइन बन सकती है। ठीक है, सिक्स क्या भाई, सिक्स यहाँ पर एनालाइज पोटेंशियल बेनिफिट्स। बिल्कुल भाई, अपने बेनिफिट्स भी देखेंगे। ऐसा थोड़ी है कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो भाई हम ना कि अपना कब दिए, हर कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट के लिए बैठी है। तो कोई भी कस्टमर आएगा तो वो कंपनी जो होगी वो कस्टमर के बारे में तो सोचेगी सोचेगी, लेकिन उससे पहले वो अपने बारे में सोचेगी, क्योंकि कस्टमर को तो सेटिस्फाई करेगी करेगी, लेकिन वो खुद भी तो सेटिस्फाई होगी भाई। ठीक है, क्योंकि भाई अगर वो खुद सेटिस्फाई नहीं होगी, अगर खुद का, अगर उसकी कमाई नहीं होगी, कहते हैं ना, उसका खुद का प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर कंपनी खोलकर कुछ भी ऐसे एम्प्लॉय रखकर फिर क्या फायदा होगा। तो पोटेंशियल जितने भी बेनिफिट्स हैं और रिकमेंडेड और सॉल्यूशन, इन्हीं रिकमेंडेड सॉल्यूशन में सारे सारे एनालाइज कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें पांच सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालाइज किए जाते हैं आपके, जब एनालाइज किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर के बनाने से पहले। क्लियर है भाई, अब देखिए एडवांटेज देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज है गैदरिंग करने के और एनालाइज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, हालांकि देखिए आपको मैंने भी डायग्राम से समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम समझा दिया कि एनालिसिस मैंने आपको, देखिए ये डायग्राम समझा दिया, डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, और ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट की क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझा दिया। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, जैसे अगर बात करें एडवांटेज, तो पहला हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड क्लियरली। बिल्कुल भाई, पहला एडवांटेज हो गया, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। दूसरा क्या है, रिड्यूस होते हैं चांस ऑफ प्रोजेक्ट फेलर। भाई अगर आप सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की सारी चीजें देख लोगे तो फिर प्रोजेक्ट फेल होने की संभावना वो कम हो जाती है। कहते हैं ना कि अगर पूरी प्लानिंग नहीं होगा, किसी काम को करने की पूरी प्लानिंग नहीं होती है, तो वो आगे चल के उस पर फेल होने की संभावना रहती है। अगर आपकी पहले प्लानिंग सारी क्लियर रहेगी तो फिर आपकी फेल होने की या प्रोजेक्ट को लॉस होने की संभावना नहीं होगी। सेव टाइम एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बिल्कुल भाई, अगर आप एक बार सारी चीजें एनालाइज कर लोगे तो आपके टाइम भी सेव होगा वहां पर और कॉस्ट भी। ठीक है, कहते हैं ना कि कम समय में बना पाओगे, यदि फालतू चीजें नहीं रखोगे, जरूरी चीज रखोगे, कम समय बन जाएगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। ठीक है, तो समय और विकास लागत बचता है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर। क्लाइंट और डेवलपर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम क्लाइंट्स क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। ठीक है, बनाते समय क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। जैसे मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए थे, तो कुछ मॉडल्स ऐसे थे जो कि फीडबैक पर डिपेंड करते हैं, बार बार यूजर से फीडबैक लेते हैं। जैसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट और डेवलपर हमेशा कनेक्ट रहते हैं और क्लाइंट डेवलपर के बीच बेहतर संवाद होता है। बिल्कुल, इसका एडवांटेज है बच्चा। और हेल्प इन एक्यूरेट सिस्टम डिजाइन एंड प्लानिंग। बिल्कुल भाई, जो हमारी रिक्वायरमेंट और गैदरिंग एनालिसिस है, हेल्प करती है क्या, एक्यूरेट सिस्टम डिजाइन में। ठीक है, तो ये हो गया आपके एडवांटेज। अब बात करते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज, देख लेते हैं भाई कौन कौन से डिसएडवांटेज है, नुकसान भी होंगे भाई। तो पहला है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल भाई, देखिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट गैदर करने में और रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छी चीज बनानी है तो फिर आपको टाइम भी लग जाता है वहाँ पर। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट गैदर करने में महीनों लग जाते हैं। तो देखिए रिक्वायरमेंट गैदर करना जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि उसको जरूरी नहीं है, जरूरी भी है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो उसको एनालाइज करने में टाइम भी लग सकता है।
तो ये इसका एक मतलब मान सकते हैं, नुकसान मान सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा नुकसान नहीं कहेंगे, पर थोड़ा सा नुकसान तो रहेगा भाई। ठीक है, मान चलिए आप गैदरिंग कर रहे हैं इकट्ठी और एनालाइज कर रहे हो, तो उसमें आपके 1-2 महीने जा रहे हैं, सबको डेट मानी चलिए, तो वो थोड़ा सा लॉस माना जाता है एक तरह से। दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट इसके एनालाइज, बिल्कुल भाई आपको जो भी आप बनाएंगे तो उसके लिए थोड़े से कुशल और अनुभवी विश्लेषकों की आवश्यकता होती है। तो मान चलिए आप कोई रिक्वायरमेंट एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज कौन करेगा, एनालाइज करेगा जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी, जो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, जिसके पास स्किल होगी। तो एनालाइज करने के लिए चीज़ों के लिए हमें एक ऐसे एम्प्लॉय की या ऐसे इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है जिसके पास अच्छी नॉलेज हो। तो ये आवश्यकता है इसकी। तो ये कह सकते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी एनालाइज करेगा तो वो देखिए आगे चल के वो गलती हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये क्लियर नहीं है कि सही होगा गलत होगा, दोनों संभाल रहती है, लेकिन अगर स्किल पर्सन करता है तो फिर थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है। तीसरा क्या है, डिफिकल्ट व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर। बिल्कुल भाई, अगर आपकी रिक्वायरमेंट अनक्लियर है तो फिर अगर ये मान चलिए फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, कस्टमर बार बार आके कहता है कि नहीं मेरे को ये बनाइए, पहले बोल के क्या नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, फिर दोबारा आके बोलता है नहीं मेरे को ऐसा चाहिए। तो जो फ्रिक्वेंटली जो चेंज होती है रिक्वायरमेंट, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी थोड़ा सा ये टिपिकल मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अनक्लियर रह जाता है फिर, ठीक है। फिर जैसे मान चलिए कस्टमर ने पहले कुछ बता दिया, हम बनाने बैठे फिर और कुछ बता दिया उसने, तो यहाँ पर थोड़ी सी अस्पष्टता रह जाती है, आवश्यकताओं में स्पष्ट नहीं रहती फिर। तो तीस और चौथा क्या है, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू रॉन्ग रिक्वायरमेंट। बिल्कुल भाई, अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कस्टमर से आप अच्छे से पूछ नहीं पा रहे हो, ठीक है, मान चलिए कस्टमर आता है आपके पास और कस्टमर की आप नीड नहीं समझ पा रहे हो कि कस्टमर क्या कहना चाहता है, क्या बनवाना चाहता है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, आप बातचीत नहीं हो पा रही है उससे अच्छे से, या आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो उसकी आवश्यकता है, तो आगे चल के रॉन्ग क्या होती है, मतलब मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू रॉन्ग रिक्वायरमेंट। तो आप फिर उसकी देखिए उसने बता रहा है कुछ, आप समझ रहे हो कुछ, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, फिर रॉन्ग हो जाती है। अगर रिक्वायरमेंट रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर सॉफ्टवेयर में आगे चल के क्या होगा, गलत ही बनेगा, वो अच्छा नहीं बनेगा फिर। तो अगर मिसकम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो वहां पर फिर दिक्कत हो जाती है। तो कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, कस्टमर कोई आ रहा है तो उसकी जो भी आवश्यकता है उसको समझना चाहिए, ठीक है, अच्छे से उसको एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। मतलब भाई अगर आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा और लार्ज होगा तो फिर वहाँ पर भाई आपको थोड़ी हाई कॉस्ट भी लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है मान चलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप ये कंपनी ऐसा थोड़ी करेगी सस्ते बना के देगी, भाई जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो उतने हिसाब से क्या करेगी, वो डेवलप करेगी, ना कॉस्ट लगेगी, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आई थिंक मुझे लगता है आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस आप क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं यूनिट सॉरी टॉपिक 2 पर, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SRS, ठीक है। चलिए बात करते हैं SRS पर। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मीन्स होता है SRS, ठीक है। आप देखिए इसका नाम रखना, शॉर्ट में नाम याद रखना है, ये एग्जाम हो सकता है SRS के नाम से पूछ दे, ठीक है, कि एक्सप्लेन कीजिए SRS को और इसके फीचर्स को, ऐसा कुछ बोल दे, तो आपको पता होना चाहिए SRS फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट, देखिए इसे है क्या, सबसे पहले समझिए कि एसआरएस होता क्या है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट, देखिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसका नाम देखें तो क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और क्या है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो विशेषताएं होती हैं, कहते हैं ना, एक मिनट, ठीक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक मीन्स होता है क्या विशेषता है। तो एसआर से अगर बात करें तो इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंट, क्या भाई, इट इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंट। फॉर्मल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट फाइल, या कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। तो एसआरएस मीन्स क्या हो गया, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, या कह सकते हैं एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में, कस्टमर और कंपनी के बीच में, ठीक है। तो है क्या भाई, एसआरएस मीन्स हो गया एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट दैट डिस्क्राइब करता है कि व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू एंड द कंस्ट्रेंट अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। मतलब ये हो गया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको क्लियरली ये बताएगा, जो डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, कि आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या करना चाहिए, ठीक है, और उसको करते समय कौन कौन सी पाबंदियां हैं, कैसे कैसे आप लिमिटेशंस हैं, क्या शर्तें हैं, और कैसे आप उसको चलाने हो, ठीक है, कहने मतलब चलाने की क्या आवश्यकता है, ऑपरेट करने की।
तो ये जो SRS होता है वो क्या होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ये समझिए एक तरह से प्रोजेक्ट फाइल होती है, ठीक है, जहाँ पर सारी चीजें लिखी जाती है, कस्टमरी रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, उनको लिखा जाता है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है, एक तैयार किया जाता है एक एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट, जिसके अकॉर्डिंग सारा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। एक तरह से ये समझिए कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, सारी प्रोसेसिंग लिख रहे हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, SRS होता है। जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस सारी स्पेसिफिकेशंस को एक डॉक्यूमेंट में सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो ये बताएगा आपको कि क्या क्या करना है, होता है ना भाई। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब होता है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, और प्रोजेक्ट फाइल बनाने के बाद क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट फाइल के अकॉर्डिंग भाई जितनी भी रिक्वायरमेंट हमने जो सेटअप की है उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना फिर बनाने का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या क्या करना चाहें उसमें, क्या क्या करना है, क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी चीज़ इसमें लिखी होती है। तो हिंदी में देखने के बाद रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक औपचारिक दस्तावेज है। क्या है, औपचारिक दस्तावेज, ठीक है, जिसमें यह बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर में क्या करेगा भाई, किस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पति क्या करेगा, किसके लिए बना रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ, प्रोजेक्ट फाइल में लिखा हुआ, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल जो डॉक्यूमेंट बनाया है हमने, उसी में तो लिखा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, क्यों बना रहे हैं, क्या इसकी नीड है, वो सारी चीजें लिखी होंगी, और किन शर्तों के अंतर्गत ये काम करेगा वो भी लिखा होगा भाई, ठीक है। देखिए शर्तें भी होती है सॉफ्टवेयर को जब बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें कैसे काम करेगा उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कष्ट क्या होती है, शर्तें होती हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया हो अपना। तो क्या है भाई, ये एक तरह से क्या एग्रीमेंट हो गया, कह सकते हैं क्या एग्रीमेंट हो गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया कस्टमर क्लाइंट के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग सारा कस्टमर सॉरी सारा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज एज ए एग्रीमेंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज एक्ट एज ए एग्रीमेंट, ये कैसे काम करता है, एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है, बिटवीन किसके बीच में, क्लाइंट और डेवलपमेंट टीम के बीच में, ठीक है। जो डेवलपमेंट टीम है, जो टीम जो क्या करेगी, डेवलप करेगी, और जो क्लाइंट जो बनवाने आया है, जो कस्टमर आया है बनवाने, तो कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो उस कस्टमर के बीच में, क्लाइंट के बीच में, और जो डेवलपमेंट टीम है उसके बीच में क्या है, ये एक तरह से एग्रीमेंट है। बिकॉज देखिए क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, आपने लिख ली सारी की सारी, ठीक है, आपने लिख ली, एक क्या बना ली, फाइल बना ली, ठीक, कहता है ना सिंपली आपने सारी चीजें उसकी सुनकर आपने एक फाइल बना ली, और फाइल में सारी चीजें डिक्लेयर हो गई कि कैसे अब डेवलपमेंट टीम को कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट जो टीम होगी किसके अकॉर्डिंग करेगी, इसी डॉक्यूमेंट मतलब इसी में लिखी हुई जो सारी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी, उसको बनाएगी। तो दिस इज द एग्रीमेंट, इसको कह सकते हैं एक एग्रीमेंट है, क्या भाई एग्रीमेंट, ठीक है। तो SRS क्या है, एक एग्रीमेंट कह सकते हैं, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या कर रहा है भाई, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या कर रहा है, ये दोनों के बीच में एक एक लिमिटेशन तय कर रहा है, क्या कर रहा है, एक लिमिटेशन सख्त बता रहा है, ठीक है, कंडीशन सेट कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में रहेगी। तो यह क्लाइंट और डेवलपमेंट के बीच में क्या है, एक समझौता, तो क्या है, समझौते की तरह काम करता है, ठीक है, कहते हैं ना समझौता एक एग्रीमेंट है, जो कि दोनों ने, क्लाइंट ने अपनी बता दिया, डेवलपमेंट टीम ने अपना बता दिया, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगी, समझौता हो गया, उसी के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए अब देखिए इसमें चीज देखिए कि जो डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं, तो SRS डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्या चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट मतलब होता है किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। देखिए डेवलपमेंट टीम भी ध्यान देगी, और कस्टमर जो है क्लाइंट है वो भी ध्यान देगा। तो किन किन चीजों में ध्यान दिया जाता है, सबसे पहले होता है करेक्टनेस, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, करेक्टनेस, ठीक है। करेक्टनेस का मतलब हो गया कि कस्टमर से सारी चीजें एक बार सेटअप कर ली जाएंगी, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो करेक्ट मतलब सारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो हम जब SRS बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हम सारी रिक्वायरमेंट को करेक्ट करते हैं एकदम सही, ठीक है, सही सही रिक्वायरमेंट का करेक्टनेस, ये करेक्टनेस मीन्स होता है कि सही सही होनी चाहिए सारी चीजें। दूसरा क्या, एम्बिग्यूटी, भाई उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एम्बिग्यूटी मीन्स हो गया अस्पष्टता, तो अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या है स्पष्ट बना रहे हैं। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है कंप्लीटनेस। अब देखिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कस्टमर आया दो रिक्वायरमेंट, दो दो या दो से अधिक रिक्वायरमेंट बताई और आपको चला गया, फिर बाद में आता फिर कहता है कि मेरी दो और है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी सारी देखिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट के समय ही सारी चीजें सेटअप हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और वो कैसे कैसे बनाएंगे। तो कंप्लीटनेस होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाते समय सारी रिक्वायरमेंट।
और चौथा भाई कंसिस्टेंसी, बिल्कुल भाई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब हो गया कि मान चलिए आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू नीड करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को बदलते समय दूसरी चीज को आप लॉस करेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जो चीज बोली गई है वही बनानी है आपको, कोई एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। ठीक है, ऐसा नहीं कस्टमर कुछ बोल गया आप कुछ बना रहे हैं। पांचवा क्या है, वेरीफिएबिलिटी। ठीक है, मतलब जो वेरीफाई करते हैं तो उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वेरीफाई करने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि चेकलिस्ट जब बनेगी तो उसमें क्या होगा, सारी रिक्वायरमेंट वेरीफाई भी की जाएंगी। ठीक है, तो वेरीफिएबिलिटी मतलब योग्यता होनी चाहिए वेरीफाई करने की योग्य। ठीक है, तो उसको भी चेकलिस्ट करते हैं, क्योंकि बाद मान के चलिए सॉफ्टवेयर उसमें वेरीफाई करने की जरूरत पड़ी, भाई उसमें वेरीफाई भी तो करेंगे उसको। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी, बिल्कुल भाई ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। भाई चलिए सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं तो कितना बन गया कितना नहीं बना है, यदि कस्टमर आके बोलता है भाई कितना बन गया, तो उसके लिए आप बताओगे कि हाँ भाई इतना इतना बन चुका है, इतना रह गया अभी। तो ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, और अपनी जो डेवलपमेंट टीम है उसके बीच में भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट क्लियर हो चुकी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट भी क्लियर नहीं हुई है। तो आप ट्रेस का मतलब होता है ट्रैक करना। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, मान चलिए ऑनलाइन की शॉपिंग कर रहे हो आप, तो आप देखते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ आ गया, कैसे कैसे आ गया, तो आप देखते हो ना उसमें, तो सारी चीजें क्या होती है वो दिखाई देती हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है और कहाँ पर जाकर अभी रुकेगा, मतलब कब तक आपके पास आ जाएगा वो सारी चीजें। उसके बाद होता है फीसिबिलिटी, बिल्कुल भाई फीसिबिलिटी भी रहनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, फीसिबिलिटी में से होता है कि व्यवहारिक होना चाहिए, लोगों को पसंद भी आनी चाहिए। यदि रिक्वायरमेंट जो है सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं तो ऐसा थोड़ी बना रहे हैं कि मतलब उसको जनता यूज नहीं करेगी। भाई पब्लिक सॉफ्टवेयर होगा तो जनता यूज करेगी, प्राइवेट होगा तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो यूज करेंगे। तो कंपनी के एम्प्लॉय को अगर यूज मतलब उसको समझ में नहीं आया तो फिर क्या उसका फायदा, भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, या मान चलिए पब्लिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम है पब्लिक है, सब यूज करते हैं, तो सब लोग यूज करेंगे तो भाई उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारी चीज उसमें सेटअप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं क्या है जो हम चेकलिस्ट करते हैं एसआरएस बनाते समय, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाते समय। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाला है। ठीक है, वो आपसे यही पूछेगा एसआरएस क्या होती है, और हो सकता है डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट कौन कौन से करते हैं वो भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, इतना क्लियर भाई। चलिए अब देखिए ये जो मैंने सारी चीज लिखी है यहाँ पर, इनको एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, क्या हालांकि मैंने आज ऐसा आपको समझा दिया। ठीक है, इसको मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ मैंने थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो करेक्टनेस क्या होती है भाई, देखिए करेक्टनेस क्या होती है, तो एसआरएस इज करेक्ट, एसआरएस करेक्ट होनी चाहिए इफ एवरी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इन इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल नीड ऑफ यूजर, यूजर की जो एक्चुअल नीड है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें एक्यूरेट और मेंशन होनी चाहिए हर रिक्वायरमेंट, मतलब करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और देयर शुड बी नो रॉन्ग, मतलब कोई एरर नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई अननेसेसरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसी चीजें भी जोड़ रखी है जिनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हिंदी में देख ले, एसआरएस सही मतलब करेक्ट तभी मानी जाती है जब उसमें लिखी गई सभी आवश्यकताएं उपयोगकर्ता की उपयोगकर्ता की वास्तविक जरूरत के अनुसार हो। ठीक है, वास्तविक जरूरत के अनुसार मतलब जो रिक्वायरमेंट जो जो क्लाइंट ने बताई है, जो यूजर ने बताई है, जो उपयोग करता है यूजर है उसने बताई है, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से आप जोड़ देंगे। आप देखिए पैसा कस्टमर दे रहा है तो आप जो बनाएंगे कस्टमर अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, कोई भी गलत या अनावश्यक आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कस्टमर ने कुछ बताया और आपने अपनी तरफ से दो चार चीजें सॉफ्टवेयर में और जोड़ दी। ठीक है, अब देखिए जिनकी जरूरत नहीं थी वो भी आपने जोड़ दी। तो जो अनावश्यक मतलब होता है, जो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो नहीं होनी चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं इसमें आप सिर्फ वही चीज लिखोगे, एकदम करेक्ट लिखोगे, और जो जरूरी है वही लिखोगे, फालतू चीजें नहीं लिखोगे, सीधी सी बात होगी भाई। नेक्स्ट क्या है कि अनएम्बिग्यूटी होनी चाहिए, इसका मतलब नो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मतलब सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कैसे कि एसआरएस शुड बी अनएम्बिगुअस होना चाहिए, अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, एम्बिग्यूटी मीन्स होता है अस्पष्टता, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए भाई, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसका मीन बदी, इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जब इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो भाई हमारा इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी उल्टा सीधा बनाओगे। ईच रिक्वायरमेंट की एक मतलब मीनिंग होनी चाहिए, मतलब होना चाहिए हैज ओनली वन वन इंटरप्रिटेशन। कहना मतलब वही हो गया भाई, कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसकी जो मीनिंग है वो एक होनी चाहिए। टेन एक का मतलब हो गया कि जैसे मान चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मान चलिए कोई सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर है सपोर्टेड, 10+10 कर रहे हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, फिर आप करें 10+10 फिर 20 आना चाहिए। जितनी बार भी आप करें आपका आंसर कितना चाहिए, 20 ही आना चाहिए, मतलब 10+10 20 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अभी 20 आया
आपने 2 घंटे बाद किया तो 20 बनाया गया, पता चला शाम को किया तो 22 आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है, अस्पष्टता होती है। ठीक है, मतलब आपका क्लियर नहीं रहता है कि क्या आउटपुट है, क्या मीनिंग है, इससे तो आपको डाउट हो जाएगा। तो एक जो आपका 10+2 है ना, वो हमेशा उसका आंसर 20 ही होना चाहिए, ये मीनिंग होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, मतलब ईच रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो ओनली वन वन उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब वन उसका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक चीज देने पर आपको दो दो रिजल्ट मिल रहे हैं। अब देखिए, एक ही चीज पर दो दो रिजल्ट मिलेंगे तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है कि ये सही है कि ये सही है। ठीक है, अगर एक से एक ही मिलेगा तो आपकी सारी चीजें क्लियर रहेंगी कि हाँ भाई इसका ये है, ठीक है क्लियर है। अब मान चलिए आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाए, तो फिर आप क्या हो गए, कंफ्यूजन हो जाओगे, मतलब आपका आंसर स्पष्ट नहीं होगा, फिर आप सोचने लग जाओगे ये सही है कि ये सही है, वो सारी चीज है। फिर शुड नॉट कंफ्यूज, ठीक है, शुड नॉट कंफ्यूज डेवलपर, ठीक है, और टेस्टर। इससे वही चीज है, इससे हमारा जो डेवलपर है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, रिक्वायरमेंट अगर हमसे किसी कस्टमर से पूछ रहे हैं भाई, ठीक है, तो कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर बताइए, ऐसा ना बताए अरे ये भी कर लो वो भी कर लो। इससे डेवलपर को फिर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि कस्टमर ने कह दिया कर ये भी सही रहेगा ये भी सही रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ठीक है, तो डेवलपर को क्लियर बताना होता है कि आपको ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसा बना लो, मन करे तो ऐसा बना लो, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कहते हैं ना ऑप्शन जितने रहेंगे उतना कंफ्यूजन रहता है। तो एसआर में अस्पष्टता, देखिए अस्पष्टता मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, मतलब विजन क्लियर होना चाहिए उसका। और हर आवश्यकता का केवल एक ही अर्थ होना चाहिए, बस ये ध्यान रख सकते हैं, हर आवश्यकता का एक ही अर्थ होना चाहिए। ये नहीं है कि आवश्यकता के एक एक आवश्यकता के अलग अलग क्या लग रहा है, अर्थ आ रहे हैं हमारे, ठीक, अलग अलग मीनिंग्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है भाई, कंप्लीटनेस, बिल्कुल भाई कंप्लीटनेस होना चाहिए, एसआरएस कंप्लीट होनी चाहिए। इफ ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर इंक्लूड होनी चाहिए, मतलब जितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या काम करना है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आर इंक्लूड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया भाई कि क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर के अंदर करना है और क्या क्या नहीं करना है, वो दोनों चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, मान चलिए कोई सॉफ्टवेयर है, क्या क्या फंक्शन करेगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको लगता है कि ये फंक्शन नहीं करने, तो वो भी आपके अंदर लिखना है उसमें। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि गलती से आप उन फंक्शन को ऐड कर दो जो करने नहीं है। तो जो करना है वो लिखना है और जो नहीं करना वो भी लिखना है। ठीक है, और ऑल ऑल सिस्टम रिस्पॉन्स होना चाहिए आर डिफाइंड, बिल्कुल रिस्पॉन्स डिफाइन होनी चाहिए, मतलब नो रिक्वायरमेंट शुड बी मिसिंग, कोई भी रिक्वायरमेंट मिसिंग नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब हो गया, कंप्लीटनेस का मतलब हो गया कि आप कोई एसआरएस बना रहे हैं तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए सारी सारी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें कुछ चीजें मिसिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में देख लें एक बार कि पूर्ण पूर्ण होनी चाहिए तब होती है जब सभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सभी नॉन फंक्शनल भी रिक्वायरमेंट और सिस्टम में सभी प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए, मतलब हो शामिल हो। ठीक है, जैसे कंप्लीट कहते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होता है भाई, तो एसआरएस शुड बी कंसिस्ट होना चाहिए, मीनिंग नो रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद अदर, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और देयर शुड बी नो कंट्राडिक्शन, मतलब कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्ट होना चाहिए, और कोई भी आवश्यकता किसी दूसरी आवश्यकता, देखिए क्या मतलब हो गया कि आपको रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट है, तो आपकी एक रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक रिक्वायरमेंट सेट की, उस पर दूसरी रिक्वायरमेंट सेट की, लेकिन पता चला कि आपकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो पहली वाली रिक्वायरमेंट को लॉस कर रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। क्या मतलब हो गया, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी एक के पीछे किसी दूसरे का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब हो गया, कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। हर तो सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं आप, जितनी रिक्वायरमेंट ऐड कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हो गया मतलब, ठीक है, क्लियर हो गया भाई, सारी चीजें इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो देख हिंदी में देख लेंगे बात कि ऐसा संगत में कंसिस्ट होनी चाहिए, और कोई भी आवश्यकता दी ना दिए, कोई भी आवश्यकता दूसरी आवश्यकता से टकरानी नहीं चाहिए। टकराने का मतलब ये है, अब देखिए एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता से टकराएगी तो सीधा सा वहां पर लॉस ही होगा, क्या होगा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी भाई। एक एक आवश्यकता एक रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट को लॉस कर देगी, इससे तो भाई हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक के चक्कर में दूसरा क्या हो गया, खराब हो गया, लेकिन हम चाह रहे थे वो खराब नहीं होना चाहिए। तो सारी आवश्यकता आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एकदम ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, कहते हैं ना कि इंसान को भी कंसिस्टेंस होना चाहिए, तो होना चाहिए क्योंकि भाई आप
किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, अपने काम से काम रखिए। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं, पता चले किसी को मार दिया आपने, ऐसा थोड़ी करना है। ठीक है, उसके बाद क्या पांचवा क्या है कि वेरीफिएबिलिटी, बिल्कुल भाई वेरीफिएबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ईच रिक्वायरमेंट शुड बी वेरीफिएबल, मतलब वेरीफाई होने योग्य होनी चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि अगर मान चलिए किसी भी रिक्वायरमेंट पर जांचने की अगर हमें आवश्यकता पड़ गई, तो वो जांचने योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। वेरीफाई का मतलब होता है कि आप जो बना रहे हैं क्या वो बन रहा है, नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप वो बना रहे हैं कुछ मान के चलिए आप 1 महीने से लगे हुए हैं, तो आपने ये नहीं देखा कि हम क्या बना रहे हैं, क्या बन चुका है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बनाना है। तो मीनिंग इट कैन बी टेस्टेड, टेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, और चेक होनी चाहिए भाई, टेस्टेड होनी चाहिए। भाई समझते बनाते समय उसको चेक भी करते हैं और टेस्ट भी करते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ अगर बना रहे हैं आप, तो ऐसा तो है नहीं कि आप चेक नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए खाना बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जी बना रहे हैं, डिश बना रहे हैं, तो डिश बनाते समय भाई आप बीच बीच में चेक भी तो करते हो कि बनी या नहीं बनी। ठीक है, तो वही चीज़ है भाई, कि वही चीज़ है कि आप मान चलिए आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते हैं, सब्जी बना रहे हैं मान चलिए, तो उसमें क्या कर रहे हैं, बनाते बनाते चेक भी करते हैं भाई कितना बने कितना नहीं। अब चेक नहीं करोगे तो क्या हुआ, आप मान चलिए आपने रख दिया और आप चेक नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो 10 मिनट बाद देखूंगा मैं, और पता चला 10 मिनट बाद पूरी जली गई वो। भाई होता है भाई, जल गई सब्जी। ठीक है, तो वही चीज बात है। तो यहाँ पर क्या है, बीच बीच में चेक करते हैं, तो वही चीज होती है सॉफ्टवेयर में। तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में चेक करते रहते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर चेक होने योग्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना होना चाहिए हम बीच में चेक करने आए, पता चला हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं या टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड। ठीक है, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट अगर टेस्टेड नहीं हो सकती है, तो शुड बी नॉट बी इंक्लूडेड, तो उसको ऊपर आपको इंक्लूड नहीं करना है। देखिए हिंदी में समझिए एक बार, हर आवश्यकता की जांची, ठीक है, जांची जा सकने योग्य होनी चाहिए। जो भी आवश्यकता आप इंक्लूड कर रहे हैं, अगर उसको कभी भी जांचने की जरूरत पड़ गई, तो वो जांचने योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसी आवश्यकता है जांचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाई उसको जांच ही नहीं पा रहे हैं आप। ठीक है, जैसे यदि कोई आवश्यकता टेस्ट नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है, अगर आपको लगता है कोई ऐसी आवश्यकता जो टेस्ट नहीं की जा सकती है, तो वह सही नहीं मानी जाती है फिर। ठीक है, फिर आपको इंक्लूड नहीं करना है उसको। भाई इंक्लूड क्यों करेंगे आप, मान चलिए कोई आवश्यकता है, ऐड कर दिया आपने, आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं उसको। भाई आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो अच्छे से काम करी ना करी, या अच्छे से यूज हो रहा नहीं हो रहा है, तो फिर उसका जरूरत ही क्या है भाई। अब देखिए अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो चीजें बन रही है वो सही बन रही है। भाई हो सकता है नुकसान ही जाएगा वहां पर, भाई सही बन सकती नहीं बन सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ट्रेसेबिलिटी मतलब हो गया ट्रैक करना है, तो ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है मीनिंग ईच रिक्वायरमेंट कैन बी ट्रैक, ट्रैक करना चाहिए बैक टू इट्स सोर्स। जैसे यूजर, डॉक्यूमेंट, बिजनेस नीड, मतलब ट्रैक का मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट को, हर रिक्वायरमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, और ये हेल्प करती है किसमें, मैनेजिंग चेंज एंड मेंटेनेंस। मान चलिए आप कोई भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या चेंज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप तभी कर पाएंगे तब आप उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। ठीक है, ट्रैक का मतलब आपका सॉफ्टवेयर कितना बन गया, कितना नहीं बना है, या मान चलिए कोई अपडेट करनी है तो कैसे करनी है। तो अब उसको तभी कर पाएंगे तब आप उसको पता होगा कैसे कैसे सॉफ्टवेयर भाई कैसे कैसे बना है। ये भी ट्रैक करना होता है भाई, भाई कैसे कैसे बना, क्या क्या चीजें जोड़ी, तो आपको पता होगा कि ये जो मॉड्यूल कनेक्ट किए गए हैं, तो जब अपडेट करने की बात आई तो आपको कर पाओगे आराम से कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें बनी थी, आप ऐसे ऐसे इसको कर सकती हो। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि वो कैसे कैसे बनाया था, कैसे कैसे सारी चीजें सेटअप की गई थी, तो आप कैसे उसको अपडेट के समय उसको कैसे मैनेज कर पाओगे, कैसे उसको ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, कहते हैं ना मतलब कोई भी चीज कैसे कैसे बनी, या कहीं आप देखिए सपोर्ट डाटा मान चलिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप मान चलिए आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से अगर जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप रास्ते को देखते हुए जाते हैं। कभी आपको अकेले जाना पड़ा, जैसे मान चलिए पहले तो आप किसी दूसरे के साथ जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी आपसे बोला गया आप अकेले जाइए, तो फिर आपको क्या है, आप अगर आपने पहली बार जाते समय अगर आपने सारी चीजें रास्ते अच्छे से देखे होंगे, तभी तो आप जा पाओगे, वरना फिर क्या होगा, बीच में फंस जाओगे आप। तो वही चीज है कि आप अगर कोई भी बदलाव करने की कोशिश करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे कैसे बनाए। तो और सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं तो वो ट्रैक एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर जब ट्रैक कर रहे हैं तो वो ट्रैक करने योग्य भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रेसेबिलिटी का अर्थ होता है कि हर आवश्यकता का स्रोत पता लगाया जा सके। ठीक है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है तो हमें उसका हर सोर्स का पता लगा सके, ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होनी चाहिए। जब जरूरत पड़े, ठीक है, ट्रैक करने की जरूरत पड़े तो हम ट्रैक कर पा आराम से। यह बदलाव और मेंटेनेंस में मदद करता है, बिल्कुल करेगा भाई। अगर आपको हर आवश्यकता का स्रोत पता होगा कि आवश्यकता कहाँ से कैसे
ली गई है, क्या क्या काम कर रही है, तभी तो आप क्या कर पाओगे, बदलाव कर पाओगे, मेंटेनेंस कर पाओगे। साथ में भाई फीसिबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट आर फीसिबल होनी चाहिए इफ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन गिवन टाइम, दिए समय में, बजट में और टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट में। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पर समझिए, हिंदी में समझिए एक बार, कि कोई आवश्यकता व्यवहारिक होनी तब होती है जब जब उन्हें जब उसे समय, लागत और तकनीकी सीमाओं में पूरा किया जा सके। ठीक है, पूरा किया मतलब फीसिबिलिटी मतलब व्यवहारिक होनी चाहिए, मतलब आप जो बना रहे हैं वो आपके काम के योग्य होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब आपको, जैसे मान चलिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना कोई चीज़ प्रोडक्ट बना चलिए, और आपको उसका पता ही नहीं है भाई, आपको पता ही नहीं है, जैसे मान चलिए आप खाना बना रहे हैं भाई, आपको यही नहीं पता है कि डिश कैसे बनानी है, क्या बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो उसको बनाते बनाते हो सकता है आपका टाइम बहुत क्या हो जाए, लॉस हो जाए, हो सकता है आपको उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आए और मतलब पैसा भी खर्च कर दिया आपने, ठीक है, सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, सारे सामान यूज़ कर रहे हो, ठीक है, गैस भी फूक रहे हो और आपको पता ही नहीं कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो वो क्या होगा, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि आपकी कोई भी आवश्यकता है तो वो ऐसी होनी चाहिए जो कि समय के अंदर, लागत के अंदर और तकनीक में, जो तकनीक यूज कर रहे हैं उसमें पूरा किया जा सके उनको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसी रिक्वायरमेंट सेट नहीं करेंगे जिन्हें हम कर ही ना पाए, इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ एसआरएस, इसका उद्देश्य क्या है भाई, हम क्यों बना रहे हैं इसको। पहला है क्लियर डिफाइन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल भाई, सॉफ्टवेयर जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको क्लियरली डिफाइन करने के लिए। दूसरा है हेल्प डेवलपर और टेस्टर, बिल्कुल भाई, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो डेवलपर को हेल्प करेगा, टेस्टर को भी हेल्प करेगा। ठीक है, और रिड्यूस करेगा मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल ये सबसे मेन चीज़ है, जो गलत फहमी जो होती है वो कम करता है ये। ठीक है, क्योंकि अगर मान चलिए आपका पहले ही सेटअप हो जाएगा सारी चीज़ें, तो फिर वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होना कम है। ठीक है, चौथा क्या है कि सर्व, ठीक है, सर्व एज रेफरेंस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, कहने मतलब ये हो गया कि पूरे प्रोजेक्ट के दौरान संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब पूरा प्रोजेक्ट जब बनाते हो, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हो, तो उस समय ये जो एस आर एस है ये काम करती है वहाँ पर, एक तरह से प्रोजेक्ट फाइल है जो भाई एग्रीमेंट है जो काम करती है। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ऑफ गुड एसआरएस, एक गुड एसआरएस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। हालांकि देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, अभी मैंने वो समझाई थी आपको, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लिखा था यहाँ पर, क्या लिखा था, जो मैंने अभी आपको ये चेकलिस्ट जो समझाई थी, यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो आप इनको भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको लिख सकते हो, सारी चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप इनको भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप अलग से बताना चाहो तो मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है ये। ठीक है, अलग से भी लिख दिया यहाँ पर कि क्या लिख दिया भाई कि आपकी करेक्टनेस, ठीक है, करेक्टनेस, ठीक है, कंप्लीटनेस, देखिए वही चीज़ें हैं, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, अनएम्बिगुअसनेस, ठीक है, रैंकिंग, और उसके बाद फिर हाई लेवल, मॉडिफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। अगर आप अलग से बताना चाहो, टेस्टेबिलिटी, ठीक है, आप देखिए इनको लिख सकते हो। डिजाइन इंडिपेंडेंस, ठीक है, अब देखिए जहाँ कुछ और हो गई है वहाँ पर चेकलिस्ट कम थी, यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो आप इनको एक जगह लिख सकते हो भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी की सारी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं मैट्रिक्स फॉर प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट का साइज कैसे पता करोगे, कैसे एस्टिमेट करोगे, कैसे अनुमान लगाओगे, उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखिए, आपको थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, ज़्यादा देखिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिया मैंने, छोटा सा न्यूमेरिकल पार्ट लिया तो उसको समझना है आपको। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, पहले आप समझिए क्या होती है ये। तो प्रोजेक्ट, भाई प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन मैट्रिक्स आर यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ प्रोजेक्ट, भाई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का साइज पता करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसका साइज पता करने के लिए भाई। ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन मैट्रिक्स होती हैं, यूज की जाती है किसके लिए, मेजर करने के लिए, क्या, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सो डैट ताकि जो एफर्ट, कॉस्ट, टाइम एंड रिसोर्सेज कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। अगर आप पहले ही सॉफ्टवेयर का साइज पता कर लेते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको उसको बनाने में कितना एफर्ट देना है, मतलब कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे। तो ये कर सकते हो आप पहले ही अनुमान लगा सकते हो, लेकिन अनुमान कब लगाओगे, तब आपको पता हो कि आपका सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है भाई। ठीक है, तो मान चलिए आपका छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो उसी हिसाब से आपका कॉस्ट, टाइम, एफर्ट उसी, और उसी हिसाब से रिसोर्सेज यूज करोगे। आपको लग रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर मेरा बहुत बड़ा है, तो आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा लोग काम करेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी वहाँ पर। ठीक है, और कॉस्ट ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा भाई।
ठीक है, और रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे। तो साइज बहुत मैटर करता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, कितना बड़ा साइज है सॉफ्टवेयर, मतलब कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन मैट्रिक्स से। वे मानदंड या वे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का आकार निर्धारित किया जाता है, ठीक है, ताकि समय, लागत और संसाधनों का सही अनुमान लगाया जा सके कि कितनी हमारी साइज से लगेंगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ में लिखा है कुछ कॉमन मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट साइज का एस्टिमेशन करने के लिए या कह सकते हैं अनुमान लगाने के लिए कुछ कॉमन मैट्रिक्स हैं, ठीक है, कुछ मानदंड हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे आपके सिलेबस में दिया भाई, ठीक है, आपके सिलेबस में एलओसी दे रखा है, एलओसी देखेंगे, ठीक है, लाइन ऑफ कोड। दूसरा आपका फंक्शन पॉइंट आपके सिलेबस में, इसको भी देखेंगे, ठीक है, यूज केस पॉइंट ये भी देखेंगे, यूसीपी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या होते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस है वो सबको देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी बनेगा, कहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, बाहर से नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको देखेंगे भाई, सबको देखेंगे। और देखिए और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी जो आपके सिलेबस है उसको देख रहे हैं, क्योंकि आप पहले इनको समझिए, उसके बाद आप उनको भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हम सबको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइन सॉफ्टवेयर जो एलओसी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या भी एलओसी मैट्रिक्स, मैट्रिक की अगर बात करें, ठीक है, मैट्रिक की अगर बात करें तो क्या है, तो लाइन ऑफ कोड इज अ सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, बिल्कुल भाई मैट्रिक्स है, बिल्कुल मैट्रिक है ये, ठीक है, क्या है ये, प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन की क्या है, एक मैट्रिक है, ठीक है। और डेट जो क्या करती है, इंश्योर करती है साइज ऑफ द प्रोग्राम, बिल्कुल प्रोग्राम का जो साइज है, सॉफ्टवेयर साइज है, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, ये चीज समझना, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर कितनी लाइन्स है उसकी काउंटिंग करके इन द सोर्स कोड। अब देखिए सोर्स कोड क्या होता है, जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, तो जो कोड लिखते हो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आप जावा में लिखो, पाइथन में लिखो, तो जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो दिस इज द सोर्स कोड, ठीक है ना, डॉट जावा फाइल होगी, डॉट पाइथन फाइल होगी, डॉट सी फाइल होगी, ये क्या होती है, सोर्स फाइल होती है, ठीक है। तो इस सोर्स फाइल को लिखते समय आपने कितनी लाइनें लिखी है उनकी काउंट करके हम सॉफ्टवेयर का साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। या मान चलिए कितनी लाइन हमें लिखनी पड़ेंगी, भाई सारे लॉजिक होंगे, आपको पता होंगे कि ये लॉजिक लगाना है, ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले भाई सारी चीजें तय हो जाती है, डिजाइन जब बन जाती है सारी चीजें तय हो जाती है, तो वहां पर आप क्या करते हो, लाइन ऑफ कोड का पता कर सकते हो, ठीक है, कितनी लाइन में आपको लिखोगे, कितनी लाइन काउंटिंग हो जाएंगी, कितनी बनेंगी, क्योंकि देखिए जितनी लाइन ज्यादा होंगी उतना ही सॉफ्टवेयर का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, आप इसी तरह से समझ सकते हैं, लाइन ऑफ कोड अगर ज्यादा है तो सॉफ्टवेयर साइज भी ज्यादा ही बनेगा। तो सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ कोड एक सॉफ्टवेयर साइज मैट्रिक्स मैट्रिक है जो प्रोग्राम के कुल जितने भी कोड लाइनों की संख्या के आधार पर सॉफ्टवेयर का आकार मापता है, क्या करता है, आकार मापता है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कोड के आधार आधार पर आकार मापता है। मान चलिए आपका कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ पहले से, उसका साइज चेक करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उसकी लाइन ऑफ कोड गिनिए, उसके हिसाब से आप उसका साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिखाऊंगा आपको, अभी बताऊंगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट बताऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो कि देखिए एग्जाम के पर्पज से बताऊंगा, ताकि अगर आपको एग्जाम अगर आ गया तो आप उसको एग्जाम में भी लिख पाओ, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में ना लिख पाओ, ठीक है। सेट बॉन्ड क्या है, इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, अपनी सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मैट्रिक है, ठीक है, अपनी सबसे पुरानी सबसे सिंपल है, ठीक है। हालांकि ये जो लाइन ऑफ कोड वाली है इतना ज्यादा यूज नहीं की जाती है इस समय, इससे बहुत सारी चीजें अलग इससे हैं, ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर साइज पता कर देते हैं 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट नहीं लगता है, लेकिन ये पुरानी चीजें हैं, ठीक है, तो वो आपको पहले सबसे पहले आपको वो पुरानी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है, तो आपको नई नई चीजें पे आप यूज करोगे, तो आपको यही पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल क्या चीज है हमारी, ठीक है, पुरानी क्या चीज आती है, देखिए इनसे भी देखिए ये काम भी करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, पुरानी होगी तो काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, लेकिन वही है कि अगर आप इससे काम करोगे हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, ठीक है, कोई नई टेक्निक से काम करो तो टाइम कम लगेगा। तो ये सिंपल है भाई, सिंपल तो है भाई, सिंपल तो है भाई, सिंपल इसमें करना क्या भाई, लाइन तो गिननी है, ठीक है। और बहुत सारे एडिटर ऐसे होते हैं जो कि आपको पहले से लाइन बाय लाइन गिन के बता देते हैं, तो आपको गिनना भी नहीं, लास्ट में जाना है कितनी लाइन पर है वो हो गया। यूज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, बिल्कुल, तो ये सबसे पुराना और सरल मैट्रिक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा टाइप्स देख लेते हैं इसके, टाइप्स ऑफ एलओसी। तो पहला होता है भाई फिजिकल एलओसी, ठीक है, फिजिकल एलओसी का मतलब क्या हो गया कि काउंट ऑल लाइन इन प्रोग्राम, आप प्रोग्राम की सारी लाइन को काउंट कीजिए, ठीक है, इंक्लूड ब्लैंक ब्लैंक लाइन एंड कमेंट, ठीक है। अब देखिए एक सॉफ्टवेयर जो आप कोड लिखते हो सोर्स कोड, उसमें आप क्या करते हो, बहुत सारी ब्लैंक लाइन छोड़ देते हो, कहते हैं ना, एक लाइन छोड़ के जब आपने स्टार्ट किया, ठीक है, एक लाइन छोड़ दिया तब आगे से स्टार्ट किया। मान चलिए आपने कमेंट बहुत सारी लिख रहे हैं आप, भाई कमेंट आपने बहुत सारी लिख रखी है,
तो अगर फिजिकल एलओसी की अगर बात करें तो फिजिकल एलओसी क्या करती है कि काउंट करती है सभी लाइन को, ऑल लाइन्स को, जिसमें आपकी ब्लैंक लाइन भी आ जाती है और कमेंट लाइन भी आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो कि ब्लैंक लाइन हमारे किसी काम की नहीं होती और कमेंट जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ उसको, देखिए कमेंट जो होती है एग्जीक्यूट होती नहीं है, ठीक है, उनका कोई आउटपुट तो आता नहीं है, बस वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब मान चलिए बहुत सारी कमेंट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो सकता है कुछ कमेंट ऐसे हो जो ज़्यादा यूजफुल ना हो। ठीक है, तो अगर बात करें एलओसी की तो पहले एलओसी जो है फिजिकल एलओसी, इसमें क्या होता है कि सारी लाइन को प्रोग्राम में उस पर काउंट किया जाता है, जिसमें आपकी ब्लैंक लाइन और कमेंट लाइन आ जाती है। लेकिन अगर बात करें फिजिकल एलओसी की, सीधा सा है काउंट ओनली एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अगर आप फिजिकल एलओसी का यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो एग्जीक्यूटेबल होंगी, मतलब क्या मतलब ब्लैंक और कमेंट लाइन को छोड़कर, ठीक है, इग्नोर कर दोगे क्या ब्लैंक लाइन और कमेंट। ठीक है, ना कमेंट आपको काउंट करनी है ना ब्लैंक लाइन। तो वो क्या होगा, वो आपका जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगे उनको हम अगर काउंट करते हैं तो वो हमारा एलओसी होगा। कैसा, फिजिकल एलओसी। तो लॉजिकल एलओसी, सॉरी फिजिकल एलओसी और लॉजिकल एलओसी, ठीक है, दो एलओसी होते हैं। एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए जावा का सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, देखिए ये कमेंट है मेरी, ठीक है, ये कमेंट है, और कमेंट के अंदर देखिए अगर मैं इसमें अगर फिजिकल एलओसी लगाऊं तो कितनी लाइन है, एक दो तीन, और देखिए ब्लैंक है चार पाँच छः और सात, सात होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल एलओसी की बात करूँ तो कितनी भाई, सात लाइन है, कितनी, सात लाइन फिजिकल की बात कर रहे हैं। लॉजिकली अगर बात कर रहे हैं तो लॉजिकल हम क्या करेंगे, कमेंट हटा देंगे और ब्लैंक हटा देंगे। तो जो कमेंट है इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे एक दो, ये ब्लैंक है इसको काउंट नहीं करेंगे, तीन चार और पांच, इसका मतलब हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज और देखनी है आपको, ये देखिए एक जो है, दूसरी जी है, तीसरी जी है और चौथी जी है। ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो इसी का माना जाता है। ठीक है, तो ये कोई लाइन नहीं होती है, कर्ली ब्रेसेस जो होता है वो क्लोजिंग है, तो ये इसको क्लोज कर रहा है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। कर्ली ब्रेसेस कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख दो, वो डॉट मान चलिए आप यहाँ पर लगा दो इस तरह से, कैसे काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, कितने, बस एक दो तीन और चार, चार माने हमारे क्या, चार स्टेटमेंट है। तो लॉजिकल की बात करूँ तो कितने, चार एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होंगे। ये एग्जीक्यूट होगा 10 ए में आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा 20 बी में आ जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा कंडीशन चेक की जाएगी और कंडीशन अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चला भाई फिजिकल एलओसी और ये एलओसी कैसे निकालना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं फंक्शन पॉइंट पर। ठीक है, देखिए आपको इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, अभी कोड में ज्यादा नहीं जाना है आपको। ठीक है, बस लाइन ऑफ कोड के लिए बस इतना काफी है। ठीक है, ये एलओसी हो जाए। अब देखिए मैं इसको ज्यादा इन डेप्थ नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में भी लिखना है भाई। ठीक है, एग्जाम में भी लिखना है, तो एग्जाम के पर्पज से आप देखिए इतना लिख देंगे काफी है। एग्जाम में आप इतना समझा दें, एक कोड लिखना, ठीक है, आप एक जावा का या किसी का कोड लिख लेना, उसमें आप कमेंट और थोड़ा ब्लैंक लगाएगा और ऐसा आप बता सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रखना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन पॉइंट, तो एफ पी मैट्रिक। ठीक है, तो ये क्या होता है, फंक्शन पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन मैट्रिक दैट मेजर करती है साइज ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी। क्या, किसके आधार पर, फंक्शनलिटी डिलीवर टू द यूजर, यूजर को क्या क्या फंक्शनलिटी डिलीवर की जा रही है उसके आधार पर आप क्या करते हो, इसके, देखिए अगर आप फंक्शन पॉइंट मैट्रिक यूज करोगे तो इसके आधार पर करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर क्या क्या फंक्शन कर रहा है, हमारे कितने तरह के कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, कितने तरह के कार्य कर रहा है हमारा, कितने तरह के फंक्शन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर का साइज मेजर करते हैं। नोट द लाइन ऑफ कोड, इसमें लाइन ऑफ कोड नहीं देखते हम। ठीक है, लाइन ऑफ कोड नहीं देखते हम, क्या देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। मान चलिए एक सॉफ्टवेयर है 10 तरह के फंक्शन कर रहा है, अब मान चलिए 10 तरह के फंक्शन करेगा तो उसका साइज जो होगा वो 10 तरह के, देखिए 10 तरह का फंक्शन करेगा तो उतना उसका साइज भी होगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि मान चलिए एक तरह से मान चलिए कोई इंसान है भाई, इंसान मान चलिए बहुत सारा काम करता है, तो भाई उसका जो खुराक होगी, मतलब खाने पीने का होगा, तो उसका जो शरीर होगा वो भी तो इतना बड़ा होगा। ठीक है, तो वही हिसाब से काम करेगा हर इंसान अपने। वही चीज क्या है कि अगर जो आपकी जो सॉफ्टवेयर है कितनी फंक्शनलिटी है, क्या क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका साइज बता सकते हो। ठीक है, कोई अगर दो चार काम कर रहा है तो उसका साइज छोटा होगा, अगर मान चलिए कोई 100-200 फंक्शन कर रहा है तो उस हिसाब से क्या हुआ, सॉफ्टवेयर का साइज ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है, ये तो यूजर्स को दी गई फंक्शनलिटी के आधार पर सॉफ्टवेयर का आकार मापता है, ना कि कोड ऑफ लाइन के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, इसको लैंग्वेज को मतलब नहीं है। कैन बी कैलकुलेट अर्ली इन द रिक्वायरमेंट फेज, ये रिक्वायरमेंट फेज से पहले ही सेट कर लिया जाता है। देखिए इससे कोई लैंग्वेज से वो नहीं मतलब इसको। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो, पाइथन,
उसको कोई मतलब नहीं है, इसे मतलब है सिर्फ फंक्शन से, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करते हैं कुछ कंपोनेंट ऑफ फंक्शन पॉइंट, ठीक है, कंपोनेंट फंक्शन पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। एक हमारा जो फंक्शन पॉइंट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक्सटर्नल इनपुट, ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट, तो यूजर इनपुट दैट अपडेट इंटरनल डेटा, एग्जाम्पल मान चलिए लॉगिन फॉर्म, डाटा एंट्री फॉर्म, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, एक्सटर्नल आउटपुट, भाई एक्सटर्नल आउटपुट भी होगा जिसमें आउटपुट डेटा रिस्पॉन्स डेटा, जिसमें रिपोर्ट आ जाएगी, इनवॉइस आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, एक्सटर्नल इंक्वायरी, ठीक है। एक कंपोनेंट मतलब फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक्सटर्नल, देख बाहर से कोई इनपुट देता है, क्या होगा, एक्सटर्नल हो गया। जैसे मान चलिए आप लॉगिन कर रहे हैं या डेटा एंट्री कर रहे हैं, इनपुट आ रहा है ना, दिस इज द फंक्शन। या मान चलिए इंटरनल आउटपुट है, भाई इंटरनल मतलब सॉरी एक्सटर्नल आउटपुट है, अंदर से कोई आउटपुट आ रहा है, रिपोर्ट आ रही है, प्रिंट आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल आउटपुट हो गया। या मान चलिए इंटरनल इंक्वायरी हो गया, ठीक है, तो सिंपल इनपुट आउटपुट प्रोसेस हो रही है विदाउट डाटा अपडेटेड, भाई विदाउट डाटा में कोई अपडेट किए हुए अगर इनपुट आउटपुट हो रहा है, ठीक है, तो वो इंटरनल इंक्वायरी मानी जाती है। यहाँ डेटा हम आउटपुट नहीं कर रहे ना, इंटर कर रहे हैं ना, आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान चलिए इंटरनल लॉजिकल फाइल्स होती हैं, बिल्कुल भाई, तो लॉजिकल फाइल्स ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप ऑफ डेटा मेंटेन विद इन सिस्टम, ठीक है, मतलब एग्जांपल स्टूडेंट डेटाबेस, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस होता है ना, तो उसको इंटरनल लॉजिकल फाइल कहते हैं। तो ये क्या कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं कुछ जैसे फंक्शन पॉइंट के घटक। अच्छा देखिए जो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये था, ये मैंने लिखे एक्सटर्नल आउट इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, और इंटरनल इंक्वायरी और इंटरनल लॉजिकल फाइल, इसी को मैंने हिंदी में लिखा है, एक बार हिंदी में समझे। फंक्शन पॉइंट के घटक क्या है भाई, फंक्शन पॉइंट के घटक, तो इंटरनल इनपुट मतलब एआई यूजर द्वारा दिया गया इनपुट जो डेटा को अपडेट करे, ठीक है। दूसरा क्या आता है, एक्सटर्नल आउटपुट, मतलब प्रोसेस किया हुआ आउटपुट हो जाए, कोड मिल जाए, ठीक है। एक्सटर्नल इंक्वायरी मतलब बिना डेटा बदले पूछताछ, मतलब सर्च करना। और इंटरनल लॉजिक फाइल मतलब सिस्टम द्वारा संभालना गया डेटा, ठीक है, मतलब फाइल, डेटाबेस। एग्जाम्पल तौर पर समझिए भाई, यहाँ पर ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या भाई, एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है, वो एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पर, सपोज मान के चलिए यो सपोज सिस्टम है कोई, हैज 5 इनपुट रखता है, कितने रखता है, 5 इनपुट रखता है, 4 आउटपुट रखता है और 3 क्वेरी करता है वो, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इनपुट भी 5 इनपुट है, क्वेरी है, 4 आउटपुट है, क्वेरी है, तीन सॉरी 4 आउटपुट है, 3 क्वेरी है, तो क्या हो गया ये भाई, क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो आफ्टर अप्लाइंग द स्टैंडर्ड वेट, अगर वेट देखोगे तो क्या होगा, टोटल कितना बनेगा भाई, भाई 4 4 5 4 9, 9 3 12, ठीक है। तो 12 फंक्शन पॉइंट हो गए, क्या होगा यहाँ पर 12 फंक्शन पॉइंट, ठीक है, यहाँ जीरो गलत लग गया, यहाँ पर यहाँ जीरो गलत लग गया, ठीक है। तो क्या होंगे, 12 फंक्शन पॉइंट होंगे यहाँ पर, मतलब कितने फंक्शन कर रहा है, देखिए 5 इनपुट फंक्शन कर रहा है, 4 आउटपुट फंक्शन कर रहा है, 3 क्वेरी कर रहा है, तो कितना हो गया इसका साइज भाई, फंक्शन पॉइंट कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस हिसाब से वो इसका साइज का वो एस्टिमेट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूजर केस पॉइंट, ठीक है, यूजर केस पॉइंट देख लेते हैं। अधिक इतना इतना लिखना, आपको ज्यादा कोड के बारे में नहीं समझाना है, क्योंकि अभी भी आपकी कोडिंग को लेकर इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा इन डेप्थ में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जितना ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन दे रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो, सिंपल सिंपल है, इतनी आप लिखेंगे आपका हो जाएगा। यूज्ड फॉर लो, देखिए इसमें क्या कर रहा है, यूज केस पॉइंट, तो यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूज केसेस, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहता है, जो यूज केस पॉइंट देख रहे हैं हम, कि कौन कौन से यूज केसेस हो सकते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए समझिए एक बार, कि 10 सिंपल यूज केसेस हैं, कितने हैं, 10 सिंपल, 5 क्या है भाई, 5 क्या हमारे, 5 कॉम्प्लेक्स यूज केसेस हैं, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग टेक्निकल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर कितना बनेगा, 85 बनेगा, कितना बनेगा, 85, ठीक है। अब देखिए यूसीसी निकला कैसे है, आप कहेंगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने, ठीक है, तो मुझे लगता है इसका मैंने कैलकुलेशन लिया भाई, नहीं कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है भाई, चलो छोड़िए इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एग्जांपल लिया, आप डायरेक्ट एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा इसके बीच में इससे अंदर ना जाएं, क्योंकि देखिए अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स क्या होता है आपको ये भी मुझे लगता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, तो उसके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगी अभी, ठीक है। तो जब नॉलेज नहीं है तो फिर आप इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, बस क्या करना है, आपको एग्जाम्पल दे देना है वहाँ पर, ठीक है, थ्योरी बता देनी है, एग्जाम्पल बता देना, इतना काफ़ी है। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स, ठीक है। अब एस्टिमेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है, तो एस्टिमेशन टेक्निक होती क्या, ये देख लेते हैं भाई, ठीक है।
तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग एफर्ट, कॉस्ट, टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिफोर डेवलपमेंट स्टार्ट। मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या एफर्ट होगा, क्या कॉस्ट होगा, क्या टाइम होगा, क्या रिसोर्सेज होगा, उन क्या क्या कर रहे हैं उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब पहले ही पता कर रहे हैं। अब देखिए वो क्या थी, मैट्रिक की, ये टेक्निक्स है, ठीक है। जो मैंने अभी तक पढ़ाई वो मैट्रिक थी, ये टेक्निक्स है। तो दोनों का आपको काम थोड़ा सा सिमिलर दिखाई देगा, बट कोई नहीं, टेक्निक्स अलग होती है तो मैट्रिक अलग है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में परियोजना अनुमान विकास शुरू होने से पहले एक सॉफ्टवेयर परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास, लागत, समय और संसाधन को पूर्व अनुमान लगाने की प्रक्रिया है, मतलब पहले ही अनुमान लगा रहे हैं। क्लियर। और इट हेल्प करता है मैनेजिंग के इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग में। भाई प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प करेगा अगर आप पहले एस्टिमेट कर लोगे प्रोजेक्ट की टेक्निक्स के बारे में। बजट में भी हेल्प करेगा, शेड्यूल में हेल्प करेगा, शेड्यूलिंग कैसे कैसे करनी है आपको, जो रिस्क होंगे उसको अपनी रिस्क मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करेगा। क्लियर। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं सबको। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है, जैसे आपको कोकोमो मॉडल दिया गया, ठीक है, तो एग्जाम में भी कोको मॉडल ही आएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो कोकोमो मॉडल की अगर बात करें तो इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, देखिए इसका नाम भी ध्यान रखना है, कोकोमो भी ध्यान रखना है और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। तो क्या होता है कोकोमो मॉडल? कोकोमो इज ए सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है। और प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? वेरी डब्ल्यू बोहेम, ठीक है, वेरी डब्ल्यू बोहेम ने क्या किया था, ठीक है, ध्यान रखना। सेट पॉइंट क्या है कि इट इज यूज्ड किया था एस्टिमेट, मतलब एफर्ट का पता लगाने के लिए। एफर्ट मीन्स होता है पर्सन मंथ, एफर्ट मीन्स होता है कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, कितने पर्सन कितने मंथ काम करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। डेवलपमेंट टाइम क्या होगा भाई, वो देखेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन द साइज, उसको देखेंगे, और द सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में क्या, KLOC, मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। 1000 को के से दिखाते हैं, ठीक है। 1000 किससे दिखाते हैं भाई, 1000 को दिखाते हैं किससे, के से, ठीक है। आपको पता भी होगा, जैसे आप अमेरिका के जो नंबर्स हैं, ठीक है, 1000 किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, ठीक है। तो यह अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि प्रयास व्यक्ति माह कितना होगा, हर महीने कितने लोग काम करने चाहेंगे, कितना काम करेंगे, विकास समय, सॉफ्टवेयर के आकार, ठीक है, और हजारों पंक्तियों कोड के आधार पर परियोजना लागत, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कोको मॉडल की, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कोको मॉडल, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊँ, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोको मॉडल। कोको मॉडल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, बेसिक कोको मॉडल, इंटरमीडिएट और डिटेल्स, ठीक है। तो तीनों को देखते हैं फटाफट से, और देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा तो इसका मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे बात करिए बेसिक है, अब देखिए सारा मैंने सिंपल लिख दिया है, ठीक है, सारा सिंपल लिख दिया, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, और सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपल वे में एकदम क्या क्या लिखना है वो देखिए यहाँ पर। बेसिक कोकोमो क्लासीफाई करता है प्रोजेक्ट इनटू 3 टाइप्स, मतलब जो बेसिक जो कोकोमो होगा क्या करेगा, वो क्लासीफाइड करेगा प्रोजेक्ट को इनटू 3 टाइप्स में। कौन कौन से में? ये पहला होगा क्या, ये पहला होगा कि पहला ये होगा ऑर्गेनिक, क्या होगा, ऑर्गेनिक, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सेमी डिटेक्ट, सेमी डिटेक्ट होगा, ये दूसरा होगा हमारा, ये क्या होगा, ये हमारा दूसरा होगा। ये तीनों को समझना और तीनों को मैं यूज करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चौथा होगा एम्बेडेड, एम्बेडेड सॉरी तीसरा होगा एम्बेडेड, ठीक है, तीसरा क्या होगा, एम्बेडेड होगा। तो इसमें अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, स्मॉल सिंपल प्रोजेक्ट विद एक्सपीरियंस टीम चाहिए इसमें। सेमी डिटेक्ट, ठीक है, तो मीडियम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होंगे इसमें। एम्बेडेड होगा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए इसको, बेसिक फॉर्मूला की अगर बात करें, देखिए फॉर्मूला समझिए यहाँ पर। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर एफर्ट का निकालते हैं, ठीक है, मान चलिए अगर एफर्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, एफर्ट क्या भाई, सबसे पहले मान चलिए हम एफर्ट की बात कर रहे हैं, तो एफर्ट निकालते हैं तो पर्सन मंथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए एक फॉर्मूला, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला अगर बात करें तो ये फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है, ये फॉर्मूला कहता है कि एफर्ट मतलब पीएम, ठीक है, पर मंथ। तो ए इंटू KLOC की पावर बी। आप कहेंगे सर ए और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है जो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो यहाँ लिखी हुई है, यहाँ देख सकते हैं ए और बी की जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ए के लिए इतनी, बी के लिए इतनी, सी के लिए इतनी और बी के लिए इतनी, ये कांस्टेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। और देखिए ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ए की वैल्यू इतनी होगी, बी की इतनी होगी, सी की इतनी होगी, डी की इतनी होगी, ठीक है। ये पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला है,
ये दूसरे की बात कर रहे हैं तो इसके लिए इतनी होगी, ये तीसरा है तो इसके लिए एम्बेडेड है तो इसके लिए इतनी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी की ये है, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ए की वैल्यू वहाँ से उठा लोगे, अगर मान चलिए आप इसका यूज़ करते हो ऑर्गेनिक का, तो आप ए की वैल्यू वहाँ से उठा लोगे, ए की वैल्यू कितनी बनेगी, ए की वैल्यू बनेगी अभी 2.4 और बी की वैल्यू होगी 1.05। वहाँ पर अगर करोगे इसको रख दोगे, ठीक है, और रख के क्या करोगे, आप एफर्ट निकालोगे पर्सन मंथ। उसके बाद क्या है आपका दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट टाइम, अगर आपको डेवलपमेंट टाइम निकालना है, ठीक है, मंथ के हिसाब से, तो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला भी बता रहा हूँ आपको, और आपको उनमें क्या क्या रखना है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की अगर बात करें तो देखिए सी सी वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी, डी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, एफर्ट क्या है वो आपने अभी निकाला है, ठीक है, एफर्ट क्या है निकाला आपने, ठीक है, तो एफर्ट जो होंगे उसको यहाँ पर रखोगे और पावर डी रख दोगे, ठीक है, और सी का इंटू कर दोगे, इनकी वैल्यू यहाँ पर रखी होंगी पहले से, तो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, आप काउंट कर सकते हो, रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल समझते, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझिए आप कैसे रखोगे आप। तो मैंने मान चलिए आपने सॉफ्टवेयर साइज लिया 22 किलो लाइन ऑफ कोड, ठीक है, मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड, मतलब आपकी 32,000 क्या है लाइन है, यहाँ पर क्या है 32,000 लाइन, ठीक है। आप यूज कर रहे हैं क्या प्रोजेक्ट, आप यूज कर रहे हैं क्या ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आपका 32,000 लाइन हो गई और ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर था ना कोकोमो में जो बेसिक था ये ऑर्गेनिक था, तो इसको हमने स्मॉल और सिंपल प्रोजेक्ट के लिए हम पता कर रहे हैं, फॉर्मूला आपके लिखे हुए हैं जो तीनों के लिए काम करेंगे, बस ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ए बी लिंक यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, तो मैंने इसको यूज किया ऑर्गेनिक। अब मैंने स्टेप वन क्या हुआ भाई, स्टेप वन देखिए यहाँ पर, स्टेप वन क्या है कि स्टेप वन में कैलकुलेट करूंगा एफर्ट, एफर्ट कैलकुलेट किया है, एफर्ट है मेरा, ठीक है, एफर्ट में मैंने देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी और यहाँ पर मैंने बी की वैल्यू रख दी, ठीक है। 32 क्या है मेरा, 32 क्या है मेरा प्रोजेक्ट साइज है, ठीक है, इसमें क्या लिखा होता है यहाँ पर भाई, फॉर्मूला क्या लिखा था, किलो लाइन ऑफ कोड, कितनी आपकी 1000 मतलब कितनी 1000 लाइन है वो सारी चीजें, हमें कितनी 32 रख दिया, और ए और बी की जो वैल्यू है 2.4 1.05, तो मैंने क्या कर दिया उसको यहाँ पर इसको रख दिया, ठीक है, 2.4 और 1.05। उसके बाद इसको मैंने सॉल्व कर लिया भाई, सॉल्व कर लूंगा तो इसकी वैल्यू जो आ रही है लगभग कितनी आ रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इतनी आएगी, इतने के आसपास आई है, ये तो आपका पर्सन मंथ निकल गया, तो एक तो आपका ये निकल गया भाई, एक तो आपकी ये वैल्यू निकल गई, ठीक है, एक वैल्यू ये निकल गई आपकी, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप में क्या किया, दूसरा स्टेप में कैलकुलेट किया डेवलपमेंट टाइम, ठीक है, डेवलपमेंट टाइम कैसे करूंगा, टाइम का फॉर्मूला लगाया मैंने 2.5 ए की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू है ये, ठीक है, आप देखना यहाँ पर सी और डी की वैल्यू चाहिए, तो 2.5 और 0.3, ठीक है, और यूज कर रहा हूँ दूसरी वैल्यू रख लिया। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये वाली जो वैल्यू का एफर्ट है यहाँ से लिखिए 89.5, ठीक है, उसके बाद इसको भी निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये टाइम जो है डेवलपमेंट टाइम कितना आ गया हमारा इतना, ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट टाइम हो गया। उसके बाद स्टेप थ्री क्या है, कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज टीम साइज, कितना टीम साइज की जरूरत होगी, उसके लिए फॉर्मूला बड़ा आसान है, क्या है, ये यहाँ पर फॉर्मूला रखा हुआ है, क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है, आप देख सकते हैं क्या, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। टीम साइज अगर बात करें तो एफर्ट डिवाइडेड बाई टाइम, तो टीम साइज मतलब 89.5 13.75, तो इसके अकॉर्डिंग 7% आएंगे, कितने आएंगे 7%, ठीक है, क्योंकि एफर्ट रखा और टाइम रखा है, एफर्ट में टाइम से क्या मतलब डिवाइड कर दिया, और देखिए अगर 0.5 आता तो 0.5 को इंसान तो होता नहीं है, तो पूरा नंबर लेंगे, क्या लेंगे पूरा 7 लेंगे, ठीक है, 6 से बड़ा लेंगे, देखिए 0.5 है तो 0.5 होता है तो बढ़ा देते हैं, ये आपका आएगा पर्सन आएगा कितने 3%, 7, ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन आप दिखा दो तो इतना काफी होगा वहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा इंटरमीडिएट कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो एक्सटेंड करता है बेसिक कोकोमो बाई कंस्टेंट 15 कॉस्ट ड्राइव, मतलब ये हो गया कि जो बेसिक जो था उसी का थोड़ा सा लेटेस्ट है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट रीएबिलिटी, ठीक है, उसके बाद टीम एक्सपीरियंस, हार्डवेयर कंस्ट्रेंट, इसमें अगर फॉर्मूला की अगर बात करें, ठीक है, फॉर्मूले बात करें तो पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला क्या आपका ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला देखिए इसमें क्या हुआ है वो देखिए, ये जो था बेसिक जो था उसी का फॉर्मूला है, बस अंतर क्या है भाई इसमें, अंतर आया किसका, अंतर आया भाई इसका, इसका अंतर आया, बस ये हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, बाकी ए इंटू के एल ओ सी और बी ये सेम था बिल्कुल, इतना सेम था ना बेसिक में, लेकिन इसमें एंट्री कर दिया क्या, ई ए एफ, ई एफ मतलब क्या होता है कि एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, हम एक फैक्टर क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब देखिए आगे देखिए इसमें भाई इतना ही करना है बस आपको, एडजस्ट फैक्टर यूज करना है, ठीक है, और जो फैक्टर जो होगा जैसे मान चलिए ये फैक्टर दे रखा है 15 कॉस्ट ड्राइव, ठीक है, तो फैक्टर दिया जाएगा आपको पहले से ही,
ठीक है। तो फिर जैसे आप दे रखा है ये 15 का प्राइवेट, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना, सेम ही है। तीसरा क्या है, डिटेल्स प्रोग्राम की बात करें तो डिटेल्स प्रोग्राम वो फर्दर ब्रेक करता है एफर्ट को एस्टिमेशन केस वाइज में, डिजाइन आ जाता है, कोडिंग आ जाती है और आपकी टेस्टिंग आ जाती है। ठीक है, बस इतना ही है, उसमें और कुछ नहीं है। एडवांटेज की अगर बात करें कोकोमोस की, ठीक है, कोकोमो का एडवांटेज क्या है, तो देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन सिर्फ पहले की दिखानी बेसिक की, इसमें बाकी कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, देखिए इसमें जो तीसरा वाला है जो वो डिटेल्स की मान्यता क्या, डिजाइन कोडिंग और टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग और डिजाइन और कोडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज और, तो पहला एडवांटेज इजी टू अंडरस्टैंड है भाई, बिल्कुल वाइडली यूज्ड है एग्जाम में। ठीक है, और गिवन मैट्रिक, यस, सेंटीमेट्रिक एस्टिमेशन, ठीक है, सॉरी सिस्टमेटिक इंटीमेशन, सिस्टमेटिक एस्टिमेशन ये देता है। ये लिमिटेशन क्या है, डिपेंड करता है ऑन एक्यूरेट एलओसी, अगर आपकी एलओसी अच्छी नहीं होगी तो फिर ये आपको गलत मिलेगा। ठीक है, तो कोकोमो जो होता है टोटली किस पर डिपेंड करता है, एलओसी पर। ठीक है, एलओसी पर डिपेंड करता है आपका कोकोमो मॉडल, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एलओसी क्या होती है, लाइन ऑफ कोड मैंने आपको बता दिया। एलओसी को जो लेता है वो 1000 में लेता है। ठीक है, आपने फॉर्मूला देखे होंगे, एफर्ट निकालने के लिए एलओसी का यूज कर रहे थे। दूसरा क्या है, नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज के सुटेबल नहीं है, आप सोचो कि जो अजाइल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके लिए सुटेबल नहीं है ये। चलिए अब बात करते हैं पांचवा। पांचवा क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसकी। ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। भाई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रोजेक्ट लीडर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, तो क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। कहते हैं ना एक लीडर होता है तो उसके कुछ काम होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्लानिंग के लिए। भाई पूरी प्लानिंग करेगा, देखिए कोई प्लानिंग होगी तो उसमें मैनेजर से ही तय की जाती है, मैनेजर तय करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गलती भी हुई तो कौन जिम्मेदार होगा, मैनेजर जिम्मेदार होगा। डेवलपिंग, अगर डेवलपिंग हो रही तो उस समय भी क्या होगा, प्रोजेक्ट जो मैनेजर होगा वो जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, डेवलपिंग के समय ऐसा नहीं है कोई कोई भी इम्प्लॉय कुछ भी बना रहा है तो उसको चेक करना, बार बार वेरीफाई करना है कितना बन गया, कैसे बन गया। मॉनिटर करेगा भाई, बिल्कुल भाई प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा कि कितने एम्प्लॉय कितना बना चुके हैं, कितना रह गया है। डिलीवर करेगा सॉफ्टवेयर को, बिल्कुल भाई सॉफ्टवेयर डिलीवर करने की जिम्मेदारी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है। ठीक है, विद इन द टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी कंस्ट्रेंट के साथ। ठीक है, मतलब टाइम जितना दिया गया उसके अंदर क्या करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर को कस्टमर को सौंपेगा और जो कॉस्ट होगी और जो क्वालिटी होगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की योजना, विकास, निगरानी और समय, लागत और गुणवत्ता के अनुसार डिलीवर किए करने के लिए जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, अब चलिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ से आपको वन बाई वन आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चूंकि एग्जाम में आएगा तो कम से कम 4-5 आपको लिखनी होगी तभी आपको नंबर मिलेंगे, अगर 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब देखिए जो रिक्वायरमेंट एनालाइज की जाती है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो जो रिक्वायरमेंट एनालाइज होंगी तो वहाँ पर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मैनेजर ही क्या होता है, फाइनल डिसीजन लेता है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसी के जिम्मे होती है भाई कोई भी चीज़। ठीक है, सॉफ्टवेयर अगर मैनेजर है तो भाई अगर सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा इसकी जिम्मेदारी है, खराब बनेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट एनालाइज की जा रही है तो उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, मैनेजर की, क्योंकि फाइनल सिग्नेचर कौन करेगा, मैनेजर। अंडरस्टैंड एंड एनालाइज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसको एनालाइज करेगा और उसको अंडरस्टैंड समझेगा। बिकॉज देखिए कोई भी कस्टमर आता है वो सबसे पहले मैनेजर से ही बात करता है। ठीक है, अब मान चलिए किसी भी कस्टमर अगर आएगा तो वो किसी क्लाइंट, किसी इम्प्लॉय से बात नहीं करता, वो डायरेक्ट मैनेजर से बात करता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ऐसे ऐसे बनवाना है। तो मैनेजर की जिम्मेदारी है उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग और एनालाइज करना। प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, भाई प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेगा, क्या क्या शेड्यूल है, क्या क्या माइलस्टोन है, क्या क्या रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं, वो सारी चीजें प्लानिंग कौन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, टीम मैनेजमेंट, बिल्कुल भाई पूरी टीम की जिम्मेदारी किसके पास होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर के तहत ही सारी टीम काम करेगी। ठीक है, टीम से अगर कुछ भी काम कराने को देगा तो टीम को काम करना पड़ेगा, और भाई काम भी ऐसा देगा जो मतलब दी जो एम्प्लॉय जिस काम के लिए काबिल है उसके अकॉर्डिंग उसको काम भी देगा। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय फ्रेशर है तो उसको कोई बड़ा काम दे दिया उसको ना हो। तो अकॉर्डिंग टू टीम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और मैनेज करेगा टीम को। तो फ्रॉम डेवलपमेंट टीम असाइन टास्क, टास्क असाइन करेगा किसको क्या काम देना है, और गाइड करेगा टीम को, फिर टीम मेंबर्स को गाइड भी करना होता है, कहते हैं ना समय समय पर उनको बताना भी होता है, ट्रेनिंग भी देनी होती है, तो गाइड करना भी होता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, वो सारी चीजें मार्गदर्शन करना। चौथा क्या है, टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल भी टाइम और कॉस्ट दोनों को मैनेज करेगा। टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर वो देखेगा, मान लीजिए 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने के अंदर वो सोचेगा सभी टीम मेंबर उसको कंप्लीट करें। तो टाइम और जो कॉस्ट जो रखा गया उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा,
उसको बनवाएगा। ठीक है, तो मतलब मैनेजमेंट टाइम और कॉस्ट का कौन करेगा? मैनेजर। इंश्योर करता है प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड विद इन द टाइम एंड बजट। ठीक है, जो टाइम है उसके अंदर और जो बजट है उसके अंदर। ठीक है, टाइम और बजट के अंदर सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना जिम्मेदारी है किसकी? प्रोजेक्ट मैनेजर की। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि कस्टमर अगर 2 लाख रुपये देता है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या करना है? प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 लाख रुपये दिए और आप उसको सालों से बना रहे हैं, या मान चलिए बनाने बनाने में ही आपने अपने ज़्यादा रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, तो बजट भी देखा जाता है, अपना प्रॉफिट भी देखा जाता है। पांचवा क्या है भाई? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। बिल्कुल भाई, सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट हो उसकी मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग मतलब उसको देखेगा कितना बना है कितना नहीं बना है। ठीक है, मतलब कोडिंग चेक करेगा, टेस्टिंग भी कर सकता है, कभी भी वो इंटीग्रेशन एक्टिविटी भी कर सकता है। ठीक है, तो कोडिंग टेस्टिंग इंटीग्रेशन गतिविधियों की निगरानी करता है ये। ठीक है, बिल्कुल करेगा भाई। क्वालिटी इंश्योरेंस, बिल्कुल क्वालिटी भी देखेगा भाई। सॉफ्टवेयर बन रहा है तो क्वालिटी का बनना चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड इज डिफेक्ट फ्री। ठीक है, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। तो सारी त्रुटियां क्या करेगा? वो सारी चीजें चेक करेगा। कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर। सातवां क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफाई करें प्रोजेक्ट रिस्क और टेक प्रिवेंटिव मेजर। मतलब अगर आपको लगता है, मतलब उसको लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट रिस्क हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका पहले से इंतजाम करेगा कौन? रिस्क मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट से जुड़ी जितनी भी जोखिम, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है उन सब की पहचान करना और उनका रोकथाम करना किसका काम है? मैनेजर का काम है। एक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, बिल्कुल भाई, एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द क्लाइंट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट टीम। ठीक है, मैनेजर ही क्या होता है? क्लाइंट से बात करेगा। मैनेजर क्या करेगा? आपका जो पूरा कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा, ठीक है, जो ओनर्स होंगे उनके बीच में क्या करेगा? वही बात करेगा। और डेवलपमेंट टीम है जो डेवलप करेगा उसके बीच में भी यही काम करेगा। क्या मतलब हो गया कि एक जो मैनेजर होता है वो आपके क्लाइंट से भी कनेक्ट होगा, मैनेजमेंट से भी कनेक्ट होगा, और डेवलपमेंट जो टीम है उससे भी कनेक्ट होगा। तीनों को जवाब देगा कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तीनों से कनेक्ट होगा, तीनों की सुनेगा, तीनों के अकॉर्डिंग क्या करेगा? सारा काम काम करेगा। मतलब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करता है उसको, मतलब हैंडल करता है। चेंज मैनेजमेंट, मतलब मान चलिए यार कोई भी चेंज हो रही है, हैंडल करेगा चेंज इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मान चलिए किसी सॉफ्टवेयर में कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश, अपडेट की जरूरत पड़ रही है, तो अपडेट करने से पहले क्या होगा भाई? मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि क्या क्या बदलाव करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेगा? मैनेजर करेगा। ठीक है, और मुझे लगता है ये इतने मैंने 9 बता दिया आपको, ये काफ़ी है। ठीक है, तो 9 जो है, इसमें जो मैंने आपको बताई 9, ये काफ़ी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, आप इतनी बता सकते हो, इसमें से अगर 6-7 बता दे तो काफ़ी है। ठीक है, तो आई तो मुझे लग रहा है अपना ये कंप्लीट हो चुका है भाई, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, होल वीडियो वन शॉट। ठीक है, तो देखिए अभी और देखिए 2 और बचे हुए, 10 डॉक्यूमेंट। ठीक है, 10-11 लिए मैंने। ठीक है, 10-11 लिए। ठीक है, 2 और बचे हुए। तो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, लाइक SRS होगा ये डेवलप करेगा, डिजाइन तैयार करेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेगा ये। ठीक है, और एस आर एस डिजाइन करना, देखिए SRS क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा डिजाइन करना, डिजाइन डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये भी इसका काम होगा। ठीक है, 11 में क्या है? डिलीवर एंड मेंटेनेंस। भाई डिलीवर भी कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर, और मेंटेनेंस भी कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर ही करेगा। तो देखिए सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो कस्टमर को सौंपेगा कौन? भाई यही सौंपेगा। ठीक है, तो डिलीवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड मैनेज कॉस्ट डिलीवरी सपोर्ट, पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट। ठीक है, मतलब जो मैनेज की जाएगी। तो 11 बताया मैंने। ठीक है, एक पेज और था ये 11, तो 11 काफी है, इसमें 10 लिख दें 5 लिख दें, इतने काफी होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब कंप्लीट हो चुका अपना। तो भाई हमारा पहला जो ये यूनिट है, यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और लाइक कर दो भाई वीडियो को, सभी लोग लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं क्लासमेट हैं सबको शेयर कर दो। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका यूनिट का जो 4 और 5 है वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।